नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्षमा चाहता हूं, काफ़ी लंबे समय बाद अपनी आज मुलाकात हो रही है। कारण ये था कि थोड़ी सी पारिवारिक गृहस्थ जीवन की व्यस्तताएं थी, थोड़ा सा क्लासरूम को सेटअप करना था। उस वजह से मैं बीच में आ नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि जब प्रॉपर सब कुछ सेटअप हो जाएगा तो फिर उसी के बाद में सिस्टमेटिक तरीके से ही बच्चों के सामने आया जाए। चलो आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। जो लास्ट क्लास ली थी अपन ने, लास्ट क्लास ली थी एसिड बेस एंड सॉल्ट की, और मुझे उम्मीद है आपने वो टॉपिक क्लियर कर लिया होगा। आज की जो क्लास रहेगी, क्लास में अपन पढ़ेंगे आज, टॉपिक का नाम रहेगा तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाए या फिर किया गया। हुआ क्या दोस्तों, वर्गीकरण का मतलब ये है कि तत्वों को किस प्रकार से हम अरेंज करें या किस प्रकार से हमारे जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने किस प्रकार से अरेंज किया कि आज उनकी स्टडी, उनका अध्ययन बहुत क्या हो गया, इजी हो गया। तो ये सब कुछ करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी समय में हो गया, बहुत लंबा प्रोसेस चला है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने या अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, अपनी अपनी धारणाएं दी हैं कि हम तत्वों को इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बात हम बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे कि क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, और हम चलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोज़ले जी ने दी थी वहाँ तक, और प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, इस टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ या जो गुणधर्म है वो क्या है, वो सब बात करेंगे, है ना। थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एक साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरी साइंस या मैं बोलूँ केमिस्ट्री में एक अहम रोल है इस टेबल का, इस क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो सीधे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ। दोस्तों जब तत्वों की खोज हुई तो तत्वों की खोज के बाद में एक तत्व मिला, फिर दो मिले, फिर तीन मिले, फिर तत्वों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन जब तत्वों की संख्या बढ़ी तो उनकी स्टडी थोड़ी सी टिपिकल हो गई। टिपिकल कैसे हो गई कि एक तत्व की स्टडी करना थोड़ा सा इजी है, लेकिन अगर ज़्यादा तत्व होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनकी स्टडी करना ऑब्वियसली थोड़ा सा टिपिकल हो ही जाएगा। तो क्यों ना हम तत्वों को इस तरीके से अरेंज करें कि सिमिलर तत्व, यानी कि एक जैसे तत्व एक जगह पर रख दिया जाए जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो उनकी स्टडी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अब ये स्टडी इजी होने का प्रोसेस कहाँ से चला दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की। किसकी? तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या वर्गीकरण भी बोल सकते हो। यह वर्गीकरण स्टार्ट कहां से हुआ, चालू कहां से हुआ? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डोबेराइनर। दोस्तों सन 1817 की बात है। पहले ही बता रहा हूं मैं आपको कि इजी वे टू हार्ड वे चलेंगे या जीरो टू टॉप लेवल तक चलेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं या ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कुछ क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था डोबेराइनर। जो साइंटिस्ट आए उनका नाम क्या था दोस्तों? डोबेराइनर। अब ये जो डोबेराइनर थे इन्होंने क्या किया, सन 1817 में, कब की बात है, 1817 में इनके पास कुछ तत्व थे, कुछ यानी कि लगभग 7, 8, 10 तत्व होंगे। उन तत्वों का क्लासिफिकेशन इन्होंने चालू किया। चालू कैसे किया? एक्चुअल में इस वर्गीकरण का, जो डोबेराइनर जी का वर्गीकरण है, उसका नाम है डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम भी कह सकते हो आप इसको। अब ये डोबेराइनर जी का जो त्रिक नियम था ये क्या था? इंग्लिश में बोलते हैं डोबेराइनर्स ट्राइड्स। त्रिक को अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है? ट्राइड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्राइड्स का मतलब क्या हुआ? ट्राइड्स का मतलब है तीन। दोस्तों वैसे हुआ क्या, डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए। कितने के समूह बनाए? तीन तीन तत्वों के
समूह बनाए और प्रत्येक समूह को उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक समूह को त्रिक नाम दिया, त्रिक नाम दिया। यानी कि मैं ऐसे कहूं, ये जो 3 तत्व है और 3 तत्वों का एक समूह बना दिया, उस 3 तत्वों के समूह को उन्होंने क्या कहा, ट्राइड कहा, यानी कि त्रिक कहा। ठीक है, अब ये त्रिक की प्रॉपर्टी क्या है, त्रिक के गुणधर्म क्या है, चलो उसकी भी बात करते हैं। तो जो डोबेरेनर जी के त्रिक थे, त्रिक के गुण या फिर त्रिक की प्रॉपर्टीज। त्रिक का गुण ये था कि जब 3 तत्वों का उन्होंने समूह बनाया तो उस समूह में जो पहला तत्व और जो आखिरी तत्व है, जो पहला तत्व और जो आखिरी तत्व है, उनके परमाणु द्रव्यमान का औसत या परमाणु द्रव्यमान का आधा बीच वाले तत्व के लगभग कैसा है, बराबर है। इसी को उन्होंने क्या कहा, त्रिक नियम। गुण ये हो गया कि प्रथम और अंतिम तत्व, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, प्रथम और अंतिम तत्व, प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत, परमाणु भार का क्या औसत, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के कैसा होता है, लगभग बराबर होता है। औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग कैसा होता है, बराबर होता है। यही है किसका नियम, डोबेरेनर का त्रिक नियम। अब ये त्रिक नियम जो है, कह तो दिया कि पहला और अंतिम तत्व का परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है वो लगभग किसके बराबर है, बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। लेकिन हुआ कैसे, वो कौन कौन से त्रिक थे जो इस नियम को फॉलो करते। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। पहला एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक त्रिक है। उन्होंने कहा था ना कि 3 तत्वों का समूह बनाया, तो और पहला तत्व और तीसरा तत्व, उसका औसत जो है वो किसके बराबर है, बीच वाले तत्व के, बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग कैसा है, बराबर है। मनोज भैया का फोन है। अब लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, लगभग 6 होता है। सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो लगभग होता है 22, और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग होता है कितना, 40। ठीक है, तो नियम क्या कहता था कि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और आखिरी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत किसके बराबर होना चाहिए, बीच वाले तत्व के बराबर होना चाहिए। अब हुआ कैसे, जैसे 6 और 40, पहला 6 अंतिम 40, जब इसका औसत निकालेंगे तो यह आएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यह आ गया 23। ध्यान दो, ये जो 23 है ये लगभग इस बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन की फर्स्ट स्टेप थी, यानी कि पहली सीढ़ी थी। अब पहली सीढ़ी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से क्लासिफिकेशन बहुत हार्ड लेवल पे या बड़े लेवल पर नहीं हो पाया, लेकिन एक स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि हम इस प्रकार से क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा नियम है, यानी कि डोबेरेनर का नियम था। ये पहला त्रिक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब त्रिकों की बात करें तो दूसरा त्रिक और आ जाता है। दूसरा त्रिक आता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। दूसरा तत्व कौन सा आता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। चलो मैं एक बार है ना ऐसे करता हूं दोस्तों, सारे त्रिक एक साथ ही लिख देता हूं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम।
ये पहला त्रिक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखना है 6 होता है, पोटेशियम का लगभग, सोडियम का लगभग 22 और पोटेशियम का लगभग 40। ये मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमको औसत निकालना है और पॉइंट में जो वैल्यूज़ है थोड़ी बहुत उनसे अपन को इतना कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका होता है 40, इसका होता है 187, सॉरी 87, इसका होता है लगभग 87 और इसका 137 भी बोल सकते हो क्योंकि औसत निकाल रहे हैं तो ओरिजिनल ज़रूरी नहीं है, या 138 भी बोल सकते हो। वैसे इसका द्रव्यमान लगभग 137.3 होता है, 137.3 होता है। ये भी 86.9 के करीब होता है तो उसको हम 87 ही बोल दिया करते हैं, ठीक है। क्लोरीन का जो द्रव्यमान है वो लगभग 35.5 होता है। ब्रोमीन का जो द्रव्यमान है वो लगभग होता है 126, है ना। ब्रोमीन का लगभग 79 या फिर 80 बोल सकते हो, और इसका आएगा 126। लेकिन इससे ये सेट थोड़ी हो पाएगा, 80, 90, 100, 10 इससे तो हो ही नहीं पाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ सही है, वैसे हो जाएगा 35 और 126 हो गया 80 लगभग, हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 35.5 होता है, ब्रोमीन का लगभग 80 होता है और इसका 126.9 के समथिंग होता है, इसको 127 बोल सकते हैं ना। ये मेरे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था लिखने के अंदर, है ना। अब इसका अगर आप, इसका तो अपन ने निकाल लिया पहले। अब अगर हम दूसरे त्रिक का औसत निकाल करके चेक करें कि क्या ये डॉबेराइनर के त्रिक नियम को फॉलो करता है, तो देखो जरा, 40 पहले का द्रव्यमान हो गया, अंतिम का 138 हो गया। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ गया 8, 4, 3, 7, 1। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 8 16, यह आ जाएगा 2 8 16 और फिर 2 8 16, लगभग 88 आ रहा है। देखो ये लगभग किसके बराबर आ रहा है, बीच वाले के बराबर आ रहा है। ऐसे ही जब इसकी बात करेंगे तो पहले का 35 और अंतिम वाले का है कितना, 127। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये जब इसको ऐड करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, ये 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 3 6 और ये 1 डिवाइड करो 2 से तो आ गया 81। ये 81 लगभग बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो आप ये देख पा रहे हो कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान लगभग, सॉरी परमाणु द्रव्यमान का औसत लगभग बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। यही किसका नियम है, डॉबेरिनियर का त्रिक नियम है, ठीक है। अब इसको आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा समूह है डॉबेराइनर के त्रिक नियम को फॉलो नहीं करता या कौन सा त्रिक नहीं है। तो 3 ही त्रिक बनाए थे डॉबेराइनर ने। पहला कौन सा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो डॉबेराइनर के जो 3 त्रिक हैं, ये त्रिक आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। कौन कौन से त्रिक थे, पहला त्रिक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा त्रिक कौन सा है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और तीसरा त्रिक कौन सा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन सा, आयोडीन। इनके आप चाहो तो परमाणु द्रव्यमान भी याद रख सकते हो, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना बताया मैंने आपको, लिथियम का बताया 6, पोटेशियम का 22 और सोडियम का 40, ठीक है। ऐसे अभी मैंने किसका बताया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन, अच्छा पहले बताया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, तो ये भी आप कैसे कर सकते हो, 40, 87 और 137, 40, 87 और कौन सा 137। और तीसरा समूह कौन सा हो गया,
35, 80 और 126, ये हो गया 35, 80 और 126। ये डॉबरेनर का त्रिक नियम है और ये तीनों उसके क्या है, त्रिक है। ये प्रथम प्रयास था दोस्तों डॉबरेनर का त्रिक क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अब आगे बात करें कि जब त्रिक नियम बन गया तो ये फेल क्यों हो गया, इसकी सीमाएं क्या थी, इसकी लिमिट्स क्या थी। देखो दोस्तों, डॉबरेनर की जो सीमाएं थी उस सीमाओं में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, मोटी माटी सी। और बात क्या ध्यान रखनी है कि डॉबरेनर ने जो त्रिक बनाया उस त्रिक में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये केवल 3 ही त्रिक बना पाए। यानी कि इस दुनिया में उस समय जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों में ये नियम फॉलो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि प्रथम और तीसरे तत्व का इस प्रकार से कोई तत्व मिले ही नहीं कि 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले के बराबर आ जाए या फिर लगभग बराबर आ जाए। ऐसा कोई तत्वों का समूह उनको मिला ही नहीं, केवल 3 ही समूह मिले। कौन कौन से समूह मिले ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान चाहे आप याद रखो चाहे मत रखो। पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और तीसरा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 त्रिक ही बन पाए थे। यही इस रूल की क्या थी, कमियां थी। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे अगले नियम की। थोड़ा समय कम है, छोटी सी क्लास ले पाया हूं। अगली क्लास में और डिटेल से बात करेंगे अगले नियम की। मतलब जब डॉबरेनर बना दिया अपना नियम तो उसके बाद में कोई दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना नियम किस प्रकार से बनाया, क्या दिया, कौन आया। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगला जो साइंटिस्ट है वो आया था न्यूलैंड, और उन्होंने जो नियम दिया था उसके नियम का नाम था अष्टक नियम। जैसे डॉबरेनर ने 3-3 तत्वों के समूह बनाए थे, वैसे ही न्यूलैंड ने 8-8 तत्वों के समूह बनाए थे। जैसे डॉबरेनर के 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहा, न्यूलैंड के 8-8 तत्वों के समूह को उन्होंने अष्टक कह दिया था। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, फिर हम पढ़ेंगे तत्वों के गुणधर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चीज़ों को रिवाइज कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। एग्जाम तक आपके साथ देने की हमारी जिम्मेदारी है। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे फिर जल्द ही अगली क्लास में।